हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे लिविंग वर्ल्ड का। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ग्रोथ तक हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। देखिए शुरू करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली सभी प्रोसेसेस को बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी क्या होगी? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जिसमें क्या होता है? बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, देखिए मान लो कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स की कोई ना कोई स्पीसी होगी, पेरेंट्स किसी स्पीसी के मेंबर होंगे, और उनके जो बच्चे होंगे यानी कि हम कैसे बोलेंगे कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चों को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग होंगे, उनकी स्पीसी, देखो इनकी स्पीसी अगर S1 है तो इनकी स्पीसी भी क्या होगी? S1 होगी। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ही स्पीसी के ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म और बच्चे सेम स्पीसी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो बच्चे होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या होंगे? पेरेंट्स के साथ मोर सिमिलर। अच्छा, लेस सिमिलर क्यों बोलते हैं? लेस सिमिलर इसलिए बोला क्योंकि जब बच्चों को जन्म देते हैं ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोस्टली बात करते हैं। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन होता है, और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर की वजह से डीएनए में चेंज आता है। डीएनए के अंदर चेंज आता है। जब डीएनए के अंदर चेंज आएगा तो बच्चों के अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए बोला गया कि वो मोर या फिर लेस सिमिलर होंगे आपस में अपने पेरेंट्स के साथ, राइट? ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन दो प्रकार की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय बडिंग, बाय रिजेनरेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे हमें इनका डिटेल नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे तो ये टॉपिक अभी नीट में है नहीं, ठीक है, फिर भी आपसे मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है, राइट? क्योंकि ये चीजें यहाँ पे तो एनसेट में से हटा दी गई हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स के अंदर ये एज इट इज हैं आपको देखने को मिलेंगी, राइट? तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा, राइट? तो फंजाई के अंदर मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन होता है, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, प्लानेरिया के अंदर रिजेनरेशन होती है, और फ्रेगमेंटेशन होती है फंजाई, एल्गी और मोसिस के अंदर, राइट? ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। अब ध्यान देना कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ म्यूल क्या होता है, जो कल हमने वीडियो के अंदर देखा था। म्यूल क्या होता है? म्यूल ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के ब्रीडिंग से बनता है। ऐसे ही मेल हनी बीज जो होती हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो होते हैं, वही हमें पता है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग तो है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अब कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं करता। वो कैसे? भाई देखो, अगर रिप्रोडक्शन लिविंग को डिफरेंशिएट करता तो ये ऑर्गेनिज्म या तो इन ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं मानना चाहिए, या फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लिविंग है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग की डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये उनको डिफरेंशिएट नहीं करता। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यीस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कॉन्जुगेशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, नन ऑफ दीज। यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर, जैसे हमने इस टेबल के अंदर देखा कि यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर क्या होती है? बडिंग होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन, बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के साथ? उसके अंदर फंजाई आ जाएगा,
फिलामेंटस एल्गी आएगा, प्रोटोनेमा ऑफ मोस आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इन अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद, सिनोनिमस होता है सेम मीनिंग, सिनोनिमस होता है पर्यायवाची यानी कि सेम मीनिंग, राइट। तो अमीबा क्या है? देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या होते हैं, इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, सिनोनिमस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन, ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस आर, दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? म्यूल भी इसमें आएगा, वर्कर बीज इसमें आएंगी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी आएंगे। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। प्लानेरिया के अंदर होती है जी रीजनरेशन। तो यहाँ पे ए के साथ 2 को मैच करेंगे, ए के साथ 2 को मैच करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी हमने कर दी है, चलो इसको ठीक कर देते हैं, इसको ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए? यहाँ पे हमें रखना चाहिए, यहाँ पे हमें रख देना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लेते हैं जो प्लानेरिया होता है, प्लानेरिया के अंदर क्या होता है? प्लानेरिया के अंदर आपको मिलेगा रीजनरेशन, यहाँ पे आ गया 2, डी के सामने 2। हाइड्रा में होता है, हाइड्रा मतलब हमारा बडिंग, तो यहाँ पे आएगा 4, बी के आगे 4। फंजाई में होता है फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ आ जाएगा 1। और अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन, यहाँ पे 3। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 4 1 3। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर 2 4 1, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सबका अगर मैं टोटल कर दूं, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, तो जो मेरे पास सम टोटल आएगा, उस सम टोटल को क्या बोलते हैं? उस सम टोटल को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्दर 2 फेनोमेना आते हैं, एक आता है एनाबॉलिज्म और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म, देखिए एनाबॉलिज्म को पहले देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस होना, किसी चीज का बनना, राइट। जैसे भाई जो एनाबॉलिज्म है उसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं और इन एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स और बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल से, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, एनर्जी जो है यूज होती है। तो इसको मैं बोलूंगा एंडोथर्मिक या फिर एंडरगोनिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डायग्राम में देख सकते हैं आप, हमारे पास कुछ स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बन के एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। और ऐसे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, राइट। ऐसे ही कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन आती हैं और इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिससे कि सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से। और यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी यहां से रिलीज होती है, एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने से रिलीज होती है, राइट। तो इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं या एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोल सकते हैं। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक होंगे, कैटाबॉलिज्म इसको बोला जाता है, और ऐसी रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर मैं एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन को ऐड कर दूं और इसको एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहूं तो मैं इसको बोलूंगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट।
अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो रिएक्शन आप इन विट्रो भी करवा सकते हो, आप केमिस्ट्री लैब में जाके टेस्ट ट्यूब के अंदर उन रिएक्शंस को करवा सकते हो, राइट। अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा सकते हो तो फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन को मैं जानता हूं लिविंग बोल सकता, ना ही नॉन लिविंग बोल सकता। भाई लिविंग क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में होती है। नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो सेल के अंदर भी होती है, लिविंग सेल के अंदर, राइट। तो इसीलिए देखिए अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही गेम चेंजर लाइन है इस टॉपिक की। होल मेटाबॉलिज्म कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन विट्रो। देखिए आप मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी आप 1 2 3 4 मेटाबॉलिक रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म आप टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं करवा सकते, राइट। ये गेम चेंजर लाइन है भाई, इसको ध्यान देना आप। इसीलिए ये जो मेटाबॉलिज्म है ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। देखिए यहां तक जो हमने स्टोरी पढ़ी कि भाई आप इन रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हो, लेकिन टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग होती है, राइट। तो हमें लग रहा था कि मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इस लाइन ने आके पूरी स्टोरी बदल दी भाई। इसने बताया कि एक आधी रिएक्शन तो आप करवा सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं करवा के दिखा सकते। सो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर लिविंग का होता है, राइट। नेक्स्ट, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी इज। अगर हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी को अगर मैं एड अप कर दूं तो क्या बनेगा? मेटाबॉलिज्म। क्या बनेगा? मेटाबॉलिज्म। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज। अगर मैं किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये हमने अभी डिस्कस किया, तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सही लिखा है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, भाई ये गलत है, ये गलत है। आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में सेल फ्री सिस्टम मतलब टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हो, राइट। पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं करवा सकते, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो करवा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा इनकरेक्ट आंसर क्या आएगा? ये वाला, और हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, राइट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए सेल या सेल के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ लिविंग्स के अंदर देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग के अंदर कोई सेल नहीं। जैसे मान लो कि ये हमारी पेंसिल है ना, ये टैब है हमारे पास, पेपर है हमारे पास, ठीक है, चेयर है हमारे पास, है ना, तो इसके अंदर आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। सो ये लिविंग नहीं होते। सो जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लिविंग है, जो जिसके अंदर नहीं होती उसको वो लिविंग नहीं, राइट। कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस क्या है भाई? अपनी जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस अगर हमारी बॉडी में होती है, उस अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग इज नोन एज कॉन्शियसनेस, राइट। ऐसा टू बी अवेयर, यहां पे एक वर्ड हमारे पास की वर्ड है टू बी अवेयर। अवेयर का मतलब क्या है? भी अवेयर का मतलब है टू सेंस एनवायरमेंटल चेंज। भी एनवायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है उसको सेंस करना, उसको रिसीव करना, उसका पता लगाना, ठीक है। अब जो एनवायरमेंटल चेंज है उसमें वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में जैसे डार्क एंड लाइट, मतलब रोशनी का आना, लाइट का आना और अंधेरा हो जाना। एसिड्स और बेस क्या है? ये केमिकल चेंज है। किसी ऑर्गेनिज्म का हमारे सराउंडिंग में होना ये बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंज है। और अब टू बी अवेयर के अंदर रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल चेंज। सो अगर मैं कंपाइल करके बताऊं कि भाई कॉन्शियसनेस क्या है? सराउंडिंग के अंदर हमारी अवेयरनेस होना, किसके लिए? एनवायरमेंटल चेंज के लिए। हमें एनवायरमेंट चेंज जो है उनको सेंस करना और उनको सेंस करके उनको रिस्पोंड करना, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एनवायरमेंटल चेंज को सेंस करना और उनको रिस्पोंड करना क्या है? कॉन्शियसनेस।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोटो पीरियड की। फोटो पीरियड जो होता है वो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे? अब सीजनल ब्रीडर कौन हो सकते हैं? एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, राइट। देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, पूरा साल ब्रीडिंग नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो लाइट पीरियड की जो ड्यूरेशन होती है, जैसे गर्मियों में समर सीजन के अंदर लाइट पीरियड लॉन्ग होते हैं और सर्दियों के अंदर दिन छोटे होते हैं, यानी कि लाइट पीरियड छोटे होते हैं। तो वो लाइट पीरियड की जो ड्यूरेशन है उसको सेंस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। तो इसका मतलब जो लाइट पीरियड है वो कुछ सीजनल एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर, भाई प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो ड्यूरेशन ऑफ अ सनलाइट पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। कुछ प्लांट के अंदर गर्मियों में फूल लगते हैं जब लॉन्ग डेज होते हैं, शॉर्ट नाइट्स होती हैं, ऐसे कुछ के अंदर सर्दियों में लगते हैं। तो लाइट पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग क्या है? रिप्रोडक्शन ही तो है। फ्लावरिंग क्यों करते हैं प्लांट? रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो जो लाइट पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में। सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों के पास होती है। किसके पास होती है? सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने आप के लिए अवेयर होना। सराउंडिंग के लिए अवेयर होना क्या होता है? कॉन्शियसनेस। अपने आप के लिए अवेयर होना क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। ओके ओके। पेशेंट्स लाइंग इन कोमा, अगर एक पेशेंट है वो कोमा में चला गया, अगर एक पेशेंट कोमा में चला गया तो अब वो पेशेंट जो है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसके पास नहीं है, ठीक है। देखिए हम कोमा पेशेंट को डेड नहीं मानते, हम कोमा पेशेंट को लिविंग मानते हैं, होता भी लिविंग है। तो कोमा पेशेंट लिविंग है लेकिन उसके पास अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अब आप सोच के बताओ, हम उसको ब्रेन डेड मानते हैं, नोट करना, हम उसको ब्रेन डेड मानते हैं। अब नोट करके बताओ कि भाई जब लिविंग है और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होने या ना होने से लिविंग का कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो तो डिफाइन करती है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं डिफाइन करती, राइट। Identify the defining characteristic of living. Growth, not. Ability to reproduce, no. Reproduction. Response to external, yes. Response to external stimuli क्या होता है? Consciousness defining feature है livings का. Photo period affect reproduction, metabolism, growth, cellular organization. Reproduction, right? Living respond to environmental stimulus which could be फिजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। सो आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज दे शो कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे पोजेस कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, दे शो कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बट टू वेरिंग डिग्री। तो आंसर आएगा हमारे पास फॉर ऑल ऑफ द दीज। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे आपस में लिंक हैं। क्यों लिंक है? क्योंकि उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा एक जैसा, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल सेम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस वीडियो का इंटरेक्शंस एंड इमर्जेंस। देखिए इंटरेक्शन जब होता है लोअर लेवल पे तो वहां से हमेशा कुछ इमरजेंस होता है एडवांस प्रॉपर्टीज का हायर लेवल पे। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एटम लोअर लेवल है और मॉलिक्यूल हायर लेवल। मॉलिक्यूल्स के मिलने से सेल बनता है तो सेल उससे भी हायर लेवल है। सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू हायर लेवल है। तो जैसे जैसे हम लोअर से हायर लेवल में जाते हैं तो वहां पे अब जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं और जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं वो अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज अलग है, एटम की प्रॉपर्टीज अलग है। अब सेल की प्रॉपर्टीज अलग है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज अलग है, टिश्यू की प्रॉपर्टीज अलग हैं और सेल की प्रॉपर्टीज अलग हैं। जब भी हम लोअर से हायर लेवल में जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज बाहर निकल के आती हैं। इसी नई प्रॉपर्टीज का बाहर निकल के आना क्या होता है? इमर्जेंस ऑफ एडवांस्ड प्रॉपर्टीज। गॉट इट? तो इंटरेक्शन से इमर्जेंस होता है कुछ नई प्रॉपर्टीज का, राइट। ओके, कंक्लूजन, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कंक्लूजन निकालते हैं जितने हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा, ठीक है, और इंटरेक्शन और इमर्जेंस पढ़ा। इसके अलावा हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा। जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी लिविंग को डिफाइन करने के लिए, तो उसके बिहाफ पे हम एक कंक्लूजन, एक डेफिनेशन बनाएंगे।
के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। यस, रेप्लिकेटिंग यानी कि कॉपीज बनाना, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाना। इवॉल्विंग, अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जहां से इमरजेंस होता है प्रॉपर्टीज का। और इसके अलावा वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पोंड भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पोंड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी से शुरू करेंगे। राइट, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।